Everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be about understanding the touchstone method by Matthew Arnold. So if you are a student of English literature or if you have the upcoming exam for UGC Net English, this video will be really helpful because ये एक बहुत ही important concept है within literary criticism. एंड इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी. अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो check out my channel. I am trying to be regular here. So yes, we will be starting with the touchstone method by Matthew Arnold. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अगर मैं इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू एवेलुएट पोइट्री एंड लिटरेरी क्वालिटी. बेसिकली इसमें इट्स अ मेथड, इट्स अ टेक्निक यू कैन से, जिससे आप पोइट्री की लिटरेरी डेप्थ, लिटरेरी क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका मैसेज क्या है, इसकी लिटरेरी डेप्थनेस क्या है. So this method was explained by Matthew Arnold in this essay in the year 1880. I also tell my students कि अगर आप किसी भी राइटर को पढ़ रहे हो या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सो ऑलवेज लुक एट द ऑथर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या वो किस एरा में लिख रहे थे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आप काफ़ी चीज़ें मैप आउट कर सकते हो. और अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो, सो देन दिस विल हेल्प यू टू मैप आउट एवरीथिंग कि कब कौन से ईयर में क्या हुआ था. तो इस टाइम पे विक्टोरियन इंग्लैंड का बेसिकली टाइम पीरियड था. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, रिलीजियस डाउट्स थे लोगों को, मॉरल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, पीपल वर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर मॉरल्स एंड एथिक्स. एक्सपेंशन ऑफ डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, प्रिंटिंग कल्चर काफ़ी आ गया था. तो ये कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हो रहे थे इस टाइम पे. बट मेन आइडिया जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से या अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि आर्नल्ड ये सजेस्ट करता है कि हमें कुछ ग्रेट राइटर्स, जो इस्टेब्लिश राइटर्स थे हमारे पास्ट के, उनके फेमस वर्क्स में से कुछ पैसेजेस, कुछ एसेज हमें चूज करने चाहिए. नॉट चूज करने चाहिए, बट कुछ हमें पैसेजेस एज रेफरेंस पॉइंट रखने चाहिए, जिसको ये टचस्टोन्स कहते हैं या आप माइलस्टोन समझ सकते हो. एंड इनसे हमें प्रेजेंट वर्क्स समझ आ सकते हैं. बट वो ये नहीं कहते कि हम आज के वो राइटर्स को जज करें कि उन राइटर्स ने तो ये लिखा था, उन राइटर्स ने तो ये ग्रेट वर्क्स लिखे थे. बट वो कहते हैं कि जो वो वर्क्स थे उनके अंदर एक हाई पोएटिक क्वालिटी थी, जो कि आज हम यूज़ कर सकते हैं बाकी जो वर्क्स आए हैं उनकी ग्रेटनेस को समझने के लिए. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग हियर इज़ कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ग्रेट राइटर्स, पोएट्स ने क्या लिखा था. उनकी फेमस लाइंस को आप रेफरेंस एज स्टैंडर्ड्स रख रहे हो, एज टचस्टोन्स रख रहे हो, जिनसे आप प्रेजेंट वर्क्स के मतलब, मीनिंग को एनालाइज कर सकते हो. तो क्यों उनमें से सिर्फ शॉर्ट पैसेजेस को ही क्यों? बेसिकली आर्नल्ड ये आर्ग्यू करता है कि द बेस्ट पोएट्री थी जो इन राइटर्स की थी, उनमें सुपीरियर ट्रुथ था, सीरियसनेस थी. वो सिर्फ एंटरटेनिंग फनी नहीं होते थे, बट इनके अंदर एक परमानेंट यूनिवर्सल क्वालिटी है जो कि आप बहुत ही यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हो व्हेन कंपेयर्ड विद वीकर पोएट्री. जो डिफरेंस था ग्रेट राइटर्स और उनके वर्क्स का, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है. ही बिलीव्स कि जब हम ऐसे वर्क्स पढ़ते हैं या ऐसी ग्रेट लाइंस के साथ कन्फ्रंट होते हैं तो ये हमारा लिटरेरी टेस्ट भी इन्हांस होता है. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीरियसनेस. फॉर मैथ्यू आर्नल्ड वो कहते हैं कि ग्रेट पोएट्री में हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, मतलब कि इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बात होनी चाहिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस को अच्छे से हाईलाइट किया गया होना चाहिए. जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जैसे सफरिंग, मोरालिटी, फेट, स्ट्रगल विद दिस सीरियसनेस हाईलाइट होनी चाहिए. इट शुड बी पावरफुल एंड ट्रूथफुल. नाउ आर्नल्ड बिलीव दैट पोएट्री शुड नॉट बी शैलो और म्योरली एंटरटेनिंग, कि ये नहीं कि सिर्फ सर्फेस लेवल पे चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं या सिर्फ बस एंटरटेनमेंट चल रहा है. बट उनके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस आना चाहिए, जो मल्टी लेयर्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की, सफरिंग, मोरालिटी, फेट, सब कुछ हाईलाइट होना चाहिए. इट शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ इन अ सीरियस एंड मीनिंगफुल वे. ठीक है कि लाइफ सिर्फ एक फनी, एंटरटेनिंग या हर चीज़ ऐसी नहीं होगी, बट इट शुड रिप्रेजेंट
ट्रूथ्स अबाउट लाइफ। अब उन्होंने कुछ पोएट्स, ग्रेट राइटर्स के नाम बताए, जैसे कि होमर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। अब वो कहते हैं कि हम क्यों ऐसे राइटर्स को रेफरेंस पॉइंट्स रखें, क्योंकि इनके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ थी इनके वर्क्स के अंदर। नॉट मतलब बेसिकली उनके जो वर्क्स के मैसेजेस थे, दे वर पावरफुल, यूनिवर्सल, एलिवेटेड और ब्यूटिफुल लैंग्वेज थी। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ये है दैट दे हैड यूनिवर्सल मैसेजेस, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव्स, कि ये सिर्फ एक एरा पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, आज भी ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। आज भी अगर हम इन टच स्टोन्स को, इन मेथड्स को रेफर करें तो हम प्रेजेंट चीज़ें समझ सकते हैं। दे दस एक्ट एज स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग अदर पोएट्री। बट आर्नल्ड वार्निंग देता है कि पोइट्री को जज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पे, कि अच्छा अगर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था तो वो इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पहले आया था, या विलियम शेक्सपियर की लाइफ स्टोरी पे जज नहीं होना चाहिए, या अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव्स पे जज नहीं होनी चाहिए। बट क्यों जज, ही एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ जजमेंट। अपना पर्सनल जजमेंट होता है, रियल एस्टिमेट होता है, जजिंग अ पोएम बेस्ड ऑन इट्स एक्चुअल पोएटिक क्वालिटी। सो दस आर्नल्ड ये बिलीव करते हैं कि टचस्टोन मेथड हमें ये रियल एस्टिमेट पे हमें पुश करता है, कि विच फोकसेस ओनली ऑन ट्रू एक्सेलेंस, कि सिर्फ हमें उसकी पोएटिक क्वालिटी डेप्थ पे जाना चाहिए। देन लेटर क्रिटिक्स जो थे, उन्होंने ऑब्वियसली अगर कोई राइटर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कुछ भी डालता है, कुछ भी कहता है, तो जो बाकी की जनरेशन के क्रिटिक्स होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स आगे रखते हैं। तो ऐसे ही मैथ्यू आर्नल्ड को भी लोगों ने, जो इस मेथड के बारे में अपने पर्सपेक्टिव्स दिए थे, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि हर कोई ये अग्री कैसे कर सकता है कि ये पोएट ग्रेटेस्ट है या वो पोएट नहीं है। सेकेंडली, इस आइडिया में भी विक्टोरियन कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो कि लोग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, हर किसी के डिफरेंट ओपिनियंस थे। सेकेंडली, सिर्फ कुछ, जो इस मेथड का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो ये नहीं कहता कि पूरा वर्क समझ लो, बट वो कहते हैं कि फ्यू लाइंस, शॉर्ट पैसेजेस। तो कुछ क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि फ्यू लाइंस तो पूरी पोएम एक्सप्लेन नहीं करती हैं। देन अगेन इसका एक और लिमिटेशन थी कि ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न क्रिटिकल राइटर्स को फोकस करता था। इस पे भी उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन किया उन्होंने कि सिर्फ उनको ही क्यों। एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये भी बिलीव करता है कि उस टाइम पे जो ग्रेट था वो ज़रूरी नहीं कि आज भी हो, एंड ग्रेटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेंज होते हैं। So these were some of the limitations, even though Matthew Arnold's method has been used, practical, usable in so many contexts. बट अगर हम किसी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट क्रिटिक्स ने उससे अलग ओपिनियंस भी दिए हैं। तो इवन दो आप उस टचस्टोन मेथड की डेफिनेशन कवर कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो सी कि इसकी क्या लिमिटेशंस थी जो बाकी क्रिटिक्स ने फाइंड आउट की। So yes, we have come towards the end for this video. Please do subscribe to the channel and also let me know क्या कोई और topic है that we can cover. Thank you.